किसान भाइयों नमस्कार। कृषि दर्शन कार्यक्रम में आपका स्वागत है। किसान भाइयों, जैसा कि हम जानते हैं कि मध्य प्रदेश देश में सोयाबीन उत्पादन में अग्रणी राज्यों में से एक है। यह फसल न केवल किसानों की आय का प्रमुख स्रोत है, बल्कि देश की तिलहन आवश्यकताओं की पूर्ति करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। लेकिन किसान भाइयों, समय समय पर इस फसल में कई प्रकार के रोग एवं कीट लग जाते हैं, जिनका सही समय पर देखभाल करना और उसका उचित वैज्ञानिक तरीके से प्रबंधन करना आवश्यक हो जाता है। दोस्तों, आज के इस कार्यक्रम में हम बात करेंगे कि सोयाबीन की फसल में किस प्रकार से कीट प्रबंधन किया जाए। दोस्तों, कार्यक्रम का विषय है सोयाबीन की फसल में रोग एवं कीट प्रबंधन। इस विषय पर चर्चा करने के लिए आज हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर ओम प्रकाश भारती, जो कि वैज्ञानिक हैं कृषि विज्ञान केंद्र हरदा से। डॉक्टर साहब, कार्यक्रम में आपका हम बहुत बहुत स्वागत करते हैं। और साथ ही साथ किसान भाइयों, हमारे बीच में एक सफल किसान सुनील राय जी भी मौजूद हैं, जो कि उदयपुरा रायसेन से हमारे बीच में आए हैं। सुनील राय जी, आपका भी हम कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत करते हैं। तो आइए किसान भाइयों, आज के इस कार्यक्रम की हम शुरुआत करते हैं और बात करते हैं डॉक्टर साहब से। तो डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो हम आपसे यही जानना चाहेंगे कि सोयाबीन की जो फसल है उसमें इस समय कौन कौन से समसामयिक कार्य हैं जो आप हमें बताना चाहेंगे। सोयाबीन की फसल के लिए ये बहुत अच्छा प्रश्न आपका प्राथमिक रूप से रहा है। अभी जो है वर्षा का दौर चल रहा है, वर्षा लगातार हो रही है, कुछ जिलों में ज़्यादा हो रही है। तो इस अवस्था में हमको जल निकास के उचित प्रबंधन करना चाहिए। और अगर किसान भाइयों को पता है कि भाई हमारा खेत में या हमारे प्रक्षेत्र में जल भराव की समस्या आती ही है वर्षा ऋतु में, तो हम रिज बेड फरो या उठे हुए कूड़ पर, जो जिसे बोलते हैं, या चौड़ी मेड़ नाली विधि पर सोयाबीन लगाना चाहिए। इसके दो फायदे हो सकते हैं अपन को कि भाई आपको जो जल निकास उचित तरीके से हो जाता है और जल का संरक्षण होता है। जी, बहुत अच्छी बात बताया डॉक्टर साहब, बात करें हम सोयाबीन की फसल में सामान्यतः अगर हम रोगों की बात करें तो ऐसे कौन से प्रमुख रोग हैं जो सोयाबीन में देखे जाते हैं। जो सोयाबीन के प्रमुख रोगों में हम गिने तो आपका बाहिबी झुलसा जो राइजोक्टोनिया से होता है, फफूंद से, वो मेन है। कोलर रोट है, और आपका माइरोथीसियम है, और एंथ्रेक्नोज है। इस तरीके से ये चारकोल रोट भी एक मुख्य में आता है जो अंत में रहता है। तो इस तरीके से 4 से 6 जो रोग है ये मुख्य रोग सोयाबीन के कहलाते हैं। जी डॉक्टर साहब, बहुत अच्छी बात बताई। किसान भाइयों, हमारे बीच में सफल किसान सुनील राय जी भी मौजूद हैं। आइए हम उनसे चर्चा करते हैं। तो सुनील राय जी, सबसे पहले हम आपके बारे में जानना चाहेंगे कि आप कहाँ से आए हैं और किस प्रकार की खेती करते हैं। मैं रायसेन जिला उदयपुरा से आया हूँ। मैं 50 एकड़ का किसान हूँ। मैं किसान भाइयों को बताना चाहती हूँ जैविक खेती करना चाहिए। इस समय सोयाबीन की खेती हम लोगों ने की है और धान की भी कुछ हिस्से में की है। मैं किसान भाइयों को बताना चाहता हूँ वो किसानी के साथ साथ आय बढ़ाने के लिए पशुओं का भी पालन करना चाहिए। जो घर परिवार में बहुत सारे सदस्य रहती हैं, हम सब लोग मिलकर खेती बाड़ी कार्य करती है। उसमें तो जैसे राय साहब, आपने बताया कि आप खेती करते हैं और उस पर आप विशेष तौर से आपने सोयाबीन लगाया हुआ है, धान लगाया हुआ है, उसके बारे में आप हमें बताइए। तो सोयाबीन लगाया हुआ, इस समय सोयाबीन की फसल बढ़िया है। उसको कीट से बचाने के लिए हम जैविक खाद का उपयोग करते हैं। अच्छा, ये बताइए राय साहब, जैसा कि बरसात का मौसम चल रहा है, तो ऐसे मौसम में ऐसी कौन सी विशेष बातें हैं जिनका कि आप ध्यान रखते हैं। इसमें कीटों का बहुत ध्यान रखना पड़ता है, जिस प्रकार उनमें दवाइयाँ और उर्वरक जरूरी रहता है। जी, बहुत अच्छी बात बताई। डॉक्टर साहब, हम सबसे पहले आपसे यही जानना चाहेंगे कि जो कीट हैं और जो बीमारियां हैं, तो उनके जैसे आपने विश्लेषण करके हमको नाम बताया, लेकिन एक येलो मोज़ेक वायरस नाम का जो रोग लगता है, तो ये सोयाबीन की फसल को किस प्रकार से प्रभावित करता है। जो येलो मोज़ेक वायरस है ये दलहनी और तिलहनी फसलों में मुख्यतः लगता है, और जो आपके ये एक वायरस के द्वारा होता है।
और ये वायरस कभी भी हम जैसे ये से भ्रांति पाई जाती है कि भाई ये कैसे फैलता है, तो ये कीड़े के माध्यम से, जब हमारे एफिड और सफ़ेद मक्खी, एफिड, जेसिड, ये जो होते हैं मुख्यतः सफ़ेद मक्खी के द्वारा एक पौधे से दूसरे में जाता है, तो ये पौधे की जो आपका बीज है, सोयाबीन का उत्पादन है, उसकी क्वालिटी को गिराता है। तो और दूसरी बात, फूल और उसको पौधे की जो पत्तियां हैं उसको पीला कर कर नुकसान पहुंचाता है। जी, वहीं बात करें डॉक्टर साहब झुलसा रोग की, तो झुलसा रोग के लक्षण क्या हैं और इससे कैसे बचाव किया जा सकता है? बाह्यवीर झुलसा जो आपका राइजोक्टोनिया फफूंद से होता है, इसमें क्या है, एक तो किसानों को जो ज़्यादा बीज दर ले लेते हैं, तो उससे क्या है कि प्रति इकाई क्षेत्रफल में जो पौधों की संख्या 3 से 5 लाख होना चाहिए थी, उसका 2 गुना 2.5 गुना तक हो जाता है। इससे क्या है, पौधे को उचित दूरी और हवा का वातावरण नहीं मिल पाता है जल भराव की स्थिति में। तो ये क्या है कि पौधे की जो पत्तियां हैं विशेषतः इस तरीके से दिखती है जैसे उनको उबाल दिया हो, उबले हुए पानी में से जैसे निकले हो, तो पत्तियां गली हुई तरीके से दिखेगी, तने पर फफूंद की बढ़वार दिखेगी और फिर पौधा सूखने लगता है। जी दोस्तों, कार्यक्रम कृषि दर्शन में समय है एक छोटे से ब्रेक का। मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। अरे सुन तो। मुझे क्या सुनाना चाहते हो? जो सुनाओ मेरी सौतन को। किसको? अरे वही तुम्हारा मोबाइल फोन जिससे सुबह शाम दिन रात चिपके रहते थे और कहते थे किसान कॉल सेंटर से बातें हो रही हैं। अच्छा ये बात है। हाँ, क्यों, क्या हुआ? अब बात नहीं होती क्या? अब तो झट से बात हो जाती है। संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत हल पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें। किसानों का दोस्त किसान कॉल सेंटर। दोस्तों, कार्यक्रम कृषि दर्शन में ब्रेक के बाद एक बार आपका पुनः स्वागत है। कार्यक्रम का विषय है सोयाबीन की फसल में रोग एवं कीट प्रबंधन। इस विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर ओम प्रकाश भारती जी, जो कि वैज्ञानिक हैं कृषि विज्ञान केंद्र हरदा से। डॉक्टर साहब, आपका कार्यक्रम में पुनः स्वागत है। और साथ ही साथ सफल किसान सुनील राय जी हमारे बीच में रायसेन उदयपुर से मौजूद हैं। आपका भी कार्यक्रम में पुनः स्वागत है। डॉक्टर साहब, कितना ज़रूरी है एक किसान के लिए कि वो नियमित रूप से अपने खेतों पर जाए, निगरानी करे, ताकि इस प्रकार के जो भी रोग उनकी फसलों को लग रहे हैं या फिर लगने वाले हैं या फिर लक्षण उसके दिखाई दे रहे हैं, वो किसान को सही समय पर पता चल सके? पीड़क प्रबंधन में जिसमें रोग और कीट दोनों आते हैं, इनके लिए एक सूत्र है किसानों के लिए। अपन कहें भाई, सबसे बड़ा जो प्रबंधन का पहला जो कदम है अपना, निगरानी होती है। सही निगरानी, सही निर्णय, सही दवाई, सही डोज, सही समय पर उसका छिड़काव। इस तरीके से इस आयाम से आप गुजरेंगे तो निश्चित रूप पर रोग और कीट के आने की आपको संभावना का पता चलेगा, और संभावना का पता चलने के कारण आप उचित रूप से प्रबंधन कर पाएंगे। जी डॉक्टर साहब, कीट प्रबंधन की अगर हम बात करें तो ऐसे में कौन कौन से कीट हैं जो फसलों को नुकसान पहुंचाते हैं, उनके बारे में हम आपसे विस्तार से जानना चाहेंगे। जी, इसमें कीटों की जब बात करें तो मुख्य रूप से जो कीट है आपके स्टेम फ्लाई यानी तना मक्खी है, आपका भ्रंग है जिसे गर्डल बीटल के नाम से भी बोलते हैं, और सेमिल ऊपर इसका जो मेन है जो पत्तियों को छेद करके खाता है, और एक चने की इल्ली है। और एक और जो इल्ली है मेन मुख्य रूप से एक तम्बाकू इल्ली है और बिहारी हरी कैटरपिलर है। यानी कि ये रवेदार, जैसे इनके शरीर पर रवे रवे होते हैं, वो इल्ली पाई जाती है। तो ये 5-6 जो कीट है ये मुख्य सोयाबीन को नुकसान पहुंचाते हैं और इनका प्रबंधन करना समय पर बहुत आवश्यक होता है। वहीं हम बात करें डॉक्टर साहब जैविक तरीकों से प्रबंधन की, तो किस प्रकार से इन कीटों का जैविक प्रबंधन किया जा सकता है? जैविक प्रबंधन की जब बात करते हैं तो इसमें हमको जीवों के माध्यम से भी, सूक्ष्म जीवों के माध्यम से भी, और जो उपलब्ध अपने वनस्पतिक हैं इनका काढ़ा बनाकर भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं। ये 3 तरीके से हम जैविक प्रबंधन करते हैं। सूक्ष्म जीवों के रूप में अगर बात करें, जैसे वाइट ग्रब है, एक जमीन के भूमिगत रहता है, जड़ के पास में, इल्ली उसको खाती है, तो उसके लिए बिबेरिया बेसिबियाना हो गया। आपका जो झुलसा रोग है, राइजोक्टोनिया है, उसके लिए ट्राइकोडर्मा स्यूडोमोनास हो गया। इस तरीके से इन जीवों का यूज करते हैं, उपयोग करते हैं। और अगर हम वनस्पतिक घोल की बात करें तो अग्न्यास्त्र है, ब्रह्मास्त्र है, नीमास्त्र है, सोटास्त्र है, 10 पर्णी अर्क है। ये अपने प्राकृतिक खेती में, जैविक खेती में इनको इस्तेमाल करने से संभवतः बढ़िया इनका प्रबंधन हो जाता है। बस समय पर हम इनका प्रयोग करें। जैसे अग्न्यास्त्र की बात करें तो अग्न्यास्त्र को हम आपका 200 लीटर को
200 लीटर को हम 1 एकड़ में उसका घोल बनाकर 4-5 लीटर अग्नियास्त्र को 200 लीटर पानी में मिलाकर 1 एकड़ में स्प्रे कर सकते हैं, जिससे जी। कीट और रोग प्रबंधित हो जाते भाई हैं। बात करें डॉक्टर साहब हम फिलामेंट की, तो क्या इस तरह का जो ट्रैप है, जो फिलामेंट ट्रैप आते हैं, क्या इसका सोयाबीन की फसल में इस्तेमाल किया जा सकता है? बहुत सही आपका प्रश्न है ये। और इसमें जो फेरोमेन ट्रैप होता है, फेरोमेन ट्रैप क्या है, एक बहुत सस्ता है, 50-60 रुपए का, 50 के आसपास आता है। ये हमारे लिए एक थर्मामीटर का काम करता है किसान के लिए। जब तितलियां होती है तो तितलियों के पुरुष तितलियों को ये आकर्षित करता है, जिससे हमको उड़ती हुई तितलियों में उसमें ट्रैप हो जाती है, उसमें आ जाती है, तो हमको समझ जाना चाहिए कि अब हमारे खेत में इल्ली आने वाली है। तो उसके हिसाब से हमको प्लानिंग करना चाहिए, मॉनिटरिंग करके और प्रबंधन करना चाहिए। जी, पूरी की पूरी किसान भाइयों को बहुत ज़रूरत है कि मॉनिटरिंग करते रहें, यानी कि आप अपनी फसलों को लगातार निरीक्षण करते रहें, देखते रहें, और कौन सा रोग उसको लगने वाला है उसकी आपको पहले से ही जानकारी हो जानी चाहिए, इतनी पहचान होनी चाहिए। आपसे बात करेंगे राय साहब ये बताइए कि क्या आप जैविक खेती करते हैं या फिर आप रसायनों का भी उपयोग करते हैं? नहीं, इस समय रासायनिक खेती करते हैं, मतलब जैविक की तरफ बहुत किसान बढ़ रहा है। हम लोग जैविक खेती की तरफ अग्रणी हैं। हम लोग जैविक खेती के लाने गोबर का खाद चाहिए, और भी कीट जैविक खेती के कई उपयोग हैं, कई फायदे हैं। रासायनिक खेती के लिए धीरे धीरे हम कम मात्रा में करते चले जा रहे हैं। जी, जैसे राय साहब, जैविक खेती के साथ साथ यदि कोई किसान भाई पशुपालन भी करे तो उसको कितना लाभ होगा? उसको वो दूना लाभ होगा। किसान भाइयों को पशु पालने से दूध मिलता है, गोबर मिलता है, उससे खाद बनती है जो जैविक के रूप में कार्य करती है। उससे किसान भाई फायदा बहुत ज़्यादा प्राप्त कर सकते हैं। जी, राय साहब, यदि हम धान की फसल की बात करें तो उनमें ऐसी कौन कौन सी बातें हैं जिनका विशेष ध्यान रखना चाहिए ताकि हमारे किसान भाइयों को अधिक लाभ मिल सके? धान में कीड़े का बहुत प्रकोप होता है, कई प्रकार की बीमारियाँ आती हैं, उसका विशेष ध्यान रखना। उसमें समय पे वैज्ञानिकों से अनुसंधान से हम लोग पूछते हैं तो कौन सी दवाई कितने मात्रा में उसमें डालना है, उसका सही उपयोग करने से फसल की अच्छी पैदावार होती है। आप कितना समझते हैं कि मतलब एक किसान को एक सही जानकारी होनी चाहिए कीटनाशकों के बारे में, स्प्रे के बारे में? आप क्या समझते हैं इसके बारे में? इसके लिए हम वैज्ञानिक केंद्र हैं जो जहाँ वहाँ के वैज्ञानिक लोगों से मिलती हैं, वो हमको उस प्रक्रिया को, डोज को बताती हैं कहाँ कितना डालना चाहिए, इससे कि फायदा फसल का उपजाऊ ज़्यादा हो। यानी कि आप मानते हैं कि जो आजकल जो वैज्ञानिक तरीक़ों से जो खेती हो रही है वो पुरानी परंपरागत खेती से कई गुना ज़्यादा बेहतर है, और कृषि विज्ञान केंद्र लगातार किसान भाइयों की मदद कर रहा है। हाँ, कृषि विज्ञान केंद्र लोगों से जो हम मिलकर फसल तैयार करते हैं उसका बहुत बेनिफिट मिलता है, उससे कई उपज ज़्यादा होती है। जी, डॉक्टर साहब, बात करेंगे हम फसल चक्र की और समय पर बुआई की। तो ये जो फसल चक्र और समय पर बुआई अगर यदि किसान भाई करें तो ये रोग नियंत्रण करने में कितना सर लाभकारी होगा? फसल चक्र हमारे पहले की प्राथमिक जो प्रबंधन की विधि है उसमें से मुख्य है, क्योंकि जैसे कोई कीट या रोग हमारे खेत में रहता है तो उसके लिए साल भर भोजन चाहिए रहता है। अगर हम फसल बदल कर खेती करते हैं तो उसको जब भोजन नहीं मिलेगा तो उसको पलायन करना पड़ेगा या मर जाएगा। तो इस तरीके से हमारा कीट और रोग प्रबंधन में फसल चक्र का बहुत महत्व है। और ये साथ ही साथ जो अलग अलग तरह की फसल हम बोते हैं, चौड़ी पत्ती के साथ में सकरी पत्ती के बाद में सकरी पत्ती की, सकरी और दलहनी के बाद में बिना दलहनी, तो इस तरीके से इससे उपजाऊ भी, उर्वरकता भी अपनी मिट्टी की बढ़ती है। और समय पर बोने की बात करते हैं तो ये निर्भर करता है स्थानीय स्थिति के आधार पर कि भाई समय पर बोनी तो करना ही एक हमारा बहुत अच्छी बात है। और जैसे वहाँ पर मौसम पहले आता है कि थोड़ा लेट आता है तो स्थानीय स्तर पर भी कृषि विज्ञान केंद्र या अनुसंधान संस्थाओं से सलाह लेकर हमको किस समय पर बोनी करना ठीक रहेगा, क्योंकि इस बारिश के मौसम में बहुत कम समय किसान को मिल पाता है, तो इसका विशेष ध्यान रखें। जी दोस्तों, कार्यक्रम कृषि दर्शन में समय है एक छोटे से ब्रेक का। मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। यूरिया का स्वदेशी उत्पादन 70 लाख टन बढ़ाने के लिए 6 उर्वरक संयंत्रों का उद्धार किया जा रहा है। FCIL के गोरखपुर, सिंदरी, तलचर और रामागुंडम संयंत्र, HFCL की बरौनी इकाई और BVFCL की नामरू फोर्थ। सोने पर सुहागा ये है कि देश में अब बनेगा सिर्फ नीम लेपित यूरिया।
क्योंकि इससे होगा किसानों का फायदा ही फायदा। अनाज का उत्पादन 10% तक बढ़ेगा। बढ़ेगी 10 से 15% नाइट्रोजन क्षमता। दोस्तों, कार्यक्रम कृषि दर्शन में ब्रेक के बाद एक बार आपका पुनः स्वागत है। कार्यक्रम का विषय है सोयाबीन की फसल में रोग एवं कीट प्रबंधन। इस विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर ओम प्रकाश भारती जी, जो कि वैज्ञानिक हैं कृषि विज्ञान केंद्र हरदा से। डॉक्टर साहब, आपका कार्यक्रम में पुनः स्वागत है। और साथ ही साथ सफल किसान सुनील राय जी हमारे बीच में रायसेन उदयपुर से मौजूद हैं। आपका भी कार्यक्रम में पुनः स्वागत है। वहीं बात करें कीटों में सर, चित्तीदार बीटल है और तना मक्खी है, तो इनका प्रबंधन कैसे किया जाए? जो तना मक्खी है, बीटल है, तना मक्खी क्या है, शुरुआत में जब पौधा 12-15 दिन का होता है तब उस समय से उसमें अंडे दे देती है और फिर वो अंदर ही उसकी इल्ली सुरंग बनाकर तने के अंदर खाती रहती है। और फिर जो ऊपर वो उसको प्यूपा भी कभी कभी वहाँ हो जाती है, तो जब तितली बनना होती है तो उसमें एक होल करती है, वहाँ से उड़कर बाहर हो जाती है। फिर वो घूमती है और फिर दूसरे पौधों में की पत्तियों की निचली सतह पर अंडे देती है। इस तरह उसका चक्रण चलता रहता है। तो इसके प्रबंधन के लिए हम जो मेन है तना मक्खी के लिए आपका बीटा साइक्लोथ्रिन है और इमिडाक्लोपिड का मिक्स आ रहा है। इन दवाइयों को हम इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसका जैसे 350 मिलीलीटर प्रति हेक्टेयर के हिसाब से अपन इस्तेमाल करके प्रबंधित किया जा सकता है। जी राय साहब, आप हमारे युवाओं को क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं युवाओं को संदेश देना चाहता हूं कि वो नई तकनीकी से किसी कार्य करें। जो आजकल वैज्ञानिक की तरीके से कर रहे हैं उसमें बहुत बड़ा फ़ायदा हो रहा है किसानों को। नए प्रकार के बीज हैं, नई प्रकार की तकनीकी है, मशीनरी से खेती करना चाहिए आजकल, पुरानी पद्धति छोड़कर। युवा लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा कृषि की ओर ध्यान देना चाहिए। इस पशुपालन है, बकरी पालन है, मछली पालन है, और भी कई प्रकार की चीज़ें हैं जिससे कि वो नई युवा पीढ़ी अपनी किसानी कर सकते हैं और वो शहर का रुख कम कर सकते हैं। जी डॉक्टर साहब, आपसे हम ये जानना चाहेंगे कि सोयाबीन में रोग एवं कीट नियंत्रण के कुछ ऐसे प्रमुख बिंदु जो आप हमें बताना चाहेंगे, उसे वो हमें बताइए। जब समन्वित प्रबंधन की बात करते हैं रोग और कीट में, तो हम किसान भाइयों को इस बात का ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि जैसे हम अपना उपचार कराने सबसे पहले डॉक्टर पे जाते हैं, फिर मेडिकल पे जाते हैं, और फिर दवाई को जिस तरीके से वो सुबह लेना है कि शाम लेना है आदि लेना है, इस तरीके से पूरा पालन करते हैं हम उसके नियमों का। इसी तरीके से खेत को भी अलग नहीं समझना चाहिए, क्योंकि फसल भी अंततः उत्पाद के रूप में हमारे शरीर में ही जाती है और उसी से हम स्वस्थ रहते हैं, वृद्धि विकास होता है। तो जब इसकी बात करेंगे तो किसान क्या करता है, जैसे दुकान पे गया, भाई हमारे में पीला मुझे खा रहा है, जबकि हम जानते हैं कि पीला 8-10 कारणों से पड़ता है। उर्वरक की कमी से भी पड़ जाता है, आपके रोग से भी हो जाता है, कीट से भी हो जाता है। तो पहले उसकी सही पहचान कृषि विज्ञान केंद्र पहुंचकर आप पता कर लें, क्योंकि आप जैसे सीधा दुकानदार पे जाते हैं तो 4-5 दवाइयाँ वो आपकी लिख देती है, जिनकी आवश्यकता भी नहीं होती है। आपको पेट दर्द है, उसके लिए 4-5 सिर दर्द की गोली दे दी, टॉनिक दे दिया। इससे क्या एक लागत का बहुत बड़ा हिस्सा किसान की उसमें जुड़ जाता है। अगर आप कृषि विज्ञान केंद्र के पास जाएंगे, वहाँ वैज्ञानिकों से चर्चा करेंगे, तो अगर वहाँ आपका एक तना मक्खी लगा है और आपको जैसे बीटा साइक्लोथ्रिन और इमिडाक्लोपिड का मिक्स से आपका वो इलाज हो सकता है। लेकिन दुकान पे जाएंगे तो वहीं पर वो आपका 3-4 दवाई देगा। तो मतलब 3 दवाई का, एक दवाई अगर 1000 की भी माने तो 3000 रुपये आपका एक बार मिलने से, तकनीकी सलाह, वैज्ञानिक की सलाह लेने से किसान का बच सकता है। यानी कि कहीं ना कहीं किसान भाई को बहुत ज़रूरी है कि वो पूरी जानकारी लेकर ही अपने कृषि संबंधी कार्य करें और कीटनाशकों का चुनाव करें और उनका छिड़काव करें। डॉक्टर साहब, आप हमारे इस कार्यक्रम में आए और आपने हमारे किसान भाइयों को जो महत्वपूर्ण जानकारी दी, इसके लिए हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। साथ ही साथ सुनील राय जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, कार्यक्रम में वक्त है खेती की खबरों का, तो आइए देखते हैं खबरें खेती की। नमस्कार किसान भाइयों, खबरें खेती की में आपका स्वागत है। सबसे पहले एक नजर कृषि से जुड़े आज के प्रमुख समाचारों पर। एमएसपी को प्रभावी बनाने के लिए समिति गठित, उर्वरकों की कालाबाजारी पर होगी कठोर कार्रवाई, कृषि की उन्नत तकनीकी सीखने कृषक स्पेन जाएंगे और खरीफ फसलों की बुआई
86% पूरी। और चलिए अब देखते हैं समाचारों को विस्तार से। केंद्र सरकार ने कहा है कि न्यूनतम समर्थन मूल्य को और अधिक प्रभावी एवं पारदर्शी बनाने के लिए 12 जुलाई 2022 को गठित समिति की अब तक 6 बैठकें हो चुकी हैं। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने यह जानकारी दी है। श्री चौहान ने कहा कि सरकार राज्य सरकारों और संबंधित केंद्रीय मंत्रालयों एवं विभागों के विचारों पर विचार करने के बाद CACP की सिफारिशों के आधार पर हर साल 22 अनिवार्य कृषि फसलों के लिए MSP तय करती है। MSP को और अधिक प्रभावी एवं पारदर्शी बनाने के लिए 12 जुलाई 2022 को एक समिति का गठन किया गया। समिति की विषय वस्तु में CACP को अधिक स्वायत्तता देने की व्यावहारिकता, इसे और अधिक वैज्ञानिक बनाने के उपाय तथा देश की बदलती आवश्यकताओं के अनुसार कृषि विपणन प्रणाली को सुदृढ़ बनाने के सुझाव शामिल थे। कृषि विज्ञान केंद्र रीवा के पौध संरक्षण वैज्ञानिक डॉक्टर अखिलेश कुमार ने करहिया ग्राम में सब्जी उत्पादक कृषकों के साथ निरीक्षण एवं भ्रमण किया। डॉक्टर कुमार ने कृषकों को भिंडी एवं बरबटी में पीला रोग एवं रस चूसक कीटों से बचाव के लिए थायोमेंथाजोम 30% FS दवा की 10 मिलीलीटर मात्रा प्रति किलो बीज से उपचारित कर बुआई करने की सलाह दी। पौध रोपण वाली सब्जियों में टमाटर, बैंगन, गोभी एवं मिर्च में पीले रोग एवं कीट चूसक कीटों से बचाव के लिए इमिडाक्लोरोपिड 17.5 SL की 1 मिलीलीटर मात्रा प्रति लीटर पानी में मिलाकर जड़ को रोपाई से आधे घंटे पहले डुबोकर फिर मुख्य खेत में लगाने की सलाह दी है। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने लोकसभा में कहा कि अब यदि बीमा कंपनियां किसानों को समय पर फसल बीमा क्लेम नहीं देंगी तो उन्हें किसानों को 12% ब्याज देना होगा। उन्होंने बताया कि यह ब्याज राशि किसान के खाते में सीधे डाली जाएगी। शिवराज सिंह ने कहा कि यदि बीमा कंपनी निर्धारित तिथि के 21 दिन के भीतर भुगतान नहीं करती है तो उस पर यह ब्याज लगेगा। उन्होंने स्पष्ट किया कि अब राज्य सरकारें अगर अपने हिस्से का भुगतान देर से करती हैं तब भी किसानों को नुकसान नहीं होगा। ऐसी स्थिति में केंद्र सरकार अपनी हिस्सेदारी समय पर जारी करेगी और राज्य की देरी पर 12% ब्याज राज्य सरकार से लेकर किसानों को दिया जाएगा। श्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि किसानों को समय पर क्लेम मिले, इसके लिए सरकार ने तकनीक आधारित यस टेक प्रणाली अपनाई है, जिससे सैटेलाइट और रिमोट सेंसिंग से फसल की क्षति का अनुमान लगाया जाएगा। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा है कि खरीफ 2025 के लिए किसानों को सुविधापूर्वक व्यवस्थित ढंग से उर्वरक उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाए। यूरिया की मांग वाले जिलों में प्राप्त होने वाले रैक और उर्वरक वितरण व्यवस्था संबंधी जानकारी का व्यापक प्रचार प्रसार किया जाए। राज्य स्तर से उर्वरक व्यवस्था की लगातार समीक्षा की जा रही है। उर्वरकों की कालाबाजारी, अवैध भंडारण, टैगिंग, मिस ब्रांडिंग, अवैध परिवहन पर कठोर कार्रवाई की जाए। विक्रय केंद्रों पर कृषकों की अधिक भीड़ होने पर अतिरिक्त काउंटर की व्यवस्था कर विक्रय प्रक्रिया संचालित की जाए। डॉक्टर यादव ने कहा कि यह निर्देश मंत्रालय में आयोजित सहकारिता, राजस्व और किसान कल्याण एवं कृषि विकास विभाग की संयुक्त समीक्षा बैठक में दिए गए। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने कहा कि स्पेन में उद्यानिकी, फल उत्पादन और कृषि क्षेत्र का प्रबंधन सराहनीय और अनुकरणीय है। इस क्षेत्र में आधुनिकतम तकनीक अपनाने के लिए प्रदेश के कृषक दलों को स्पेन भेजा जाएगा। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने बताया कि वस्त्र व्यवसाय में लगे अंतर्राष्ट्रीय समूह हरित ऊर्जा के उपयोग और प्राकृतिक खेती से उत्पादित सामग्री को विशेष महत्व देते हैं। इस दृष्टि से मध्य प्रदेश के उत्पादों का अंतर्राष्ट्रीय बाजार में विशेष महत्व है। राज्य सरकार प्रदेश के उत्पादों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रोत्साहित करने की पहल करेगी। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने मंत्रालय में मंत्री परिषद की बैठक से पहले मंत्रीगणों को संबोधित करते हुए यह जानकारी दी। प्रदेश में खरीफ फसलों की बुआई अब समापन की ओर बढ़ रही है। कृषि संचालनालय भोपाल से प्राप्त जानकारी के अनुसार अब तक 130 लाख हेक्टेयर में खरीफ फसलों की बुआई की जा चुकी है, जो इस साल के निर्धारित बुआई लक्ष्य का 86% है। गत वर्ष समान अवधि में यह बुआई 132 लाख हेक्टेयर में की गई थी। चालू खरीफ सीजन में 150 लाख हेक्टेयर में खरीफ फसलों की बुआई प्रस्तावित है। इस वर्ष मक्का की बुआई निर्धारित लक्ष्य की 106% की गई है। मक्का 25 लाख हेक्टेयर में बोया गया है। पिछले साल समान अवधि में 20 लाख हेक्टेयर में यह बुआई की गई थी। पूरे खरीफ सीजन में गत वर्ष 21 लाख हेक्टेयर में मक्का बोया गया था। सोयाबीन की बुआई किसानों द्वारा पूरी कर ली गई है। सोयाबीन की बुआई 54 लाख हेक्टेयर के विरुद्ध 51 लाख हेक्टेयर में की गई है, जो समान अवधि में पिछले साल की बुआई 53 लाख हेक्टेयर से कम है। धान की रोपाई का काम तेजी से किया जा रहा है। अभी तक 28 लाख हेक्टेयर में धान की बुआई एवं रोपाई की गई है। पिछले साल इस समय तक 24 लाख हेक्टेयर में धान की बुआई हुई थी। चालू सीजन में 36 लाख हेक्टेयर में धान की बुआई प्रस्तावित है।
उड़द की बुआई 6 लाख हेक्टेयर में की गई है, जो पिछले साल की बुआई 9 लाख हेक्टेयर से कम है। कपास की बुआई 5.5 लाख हेक्टेयर में की गई है। गत वर्ष समान अवधि में 6 लाख हेक्टेयर में की गई थी। प्रदेश में उद्यानिकी फसलों के लिए बेहतर बाजार उपलब्ध कराने के उद्देश्य से उद्यानिकी फसलों के विपणन के लिए बेहतर बनाए जाने के लिए प्रयास प्रदेश में तेजी से किए जा रहे हैं। उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण मंत्री नारायण सिंह कुशवाहा की अध्यक्षता में उद्यानिकी फसल मार्केटिंग गठन सलाहकार बोर्ड की बैठक मंत्रालय में संपन्न हुई। बैठक में कृषि उत्पादन आयुक्त अशोक बर्णवाल सहित अन्य अधिकारी उपस्थित थे। श्री कुशवाहा ने बताया कि उद्यानिकी फसलों के उत्पादक कृषकों को उनकी फसल का उचित दाम दिलवाने के उद्देश्य से राज्य शासन द्वारा पृथक से उद्यानिकी फसल उपज मंडी बोर्ड बनाने पर कार्य प्रारंभ किया गया है। मंडियों में ग्रेडिंग, सॉर्टिंग, पैकिंग, पैक हाउस, कोल्ड स्टोरेज, कोल्ड चेन, भंडारण आदि सुविधाएं विकसित की जाएंगी। कृषि विज्ञान केंद्र शहडोल के वैज्ञानिक दीपक चौहान एवं कृषि अभियांत्रिकी विभाग शहडोल के सहायक कृषि यंत्री रितेश प्यासी के सामंजस्य से धान रोपाई यंत्र से रोपाई के लिए धान की चटाई नुमा नर्सरी का प्रदर्शन ग्राम अंतरा बिचारपुर में किया गया। दीपक चौहान ने कृषकों को विस्तार से बताया कि चटाई नुमा धान नर्सरी तैयार करने के लिए मिट्टी का मिश्रण बनाना अति आवश्यक है, जिससे पौधे को उचित मात्रा में पोषक तत्व प्राप्त हो सके तथा पौधे की जड़ें एक दूसरे में अच्छे से लिपट जाएं। तो किसान भाइयों, खबरें खेती की में आज बस इतना ही। मुझे दीजिए अनुमति। नमस्कार। कृषि दर्शन कार्यक्रम का यह अंक यहीं तक था। हम फिर मिलेंगे कृषि संबंधी नई जानकारियों के साथ। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार।